नमस्कार, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। आज मौजूद है हमारी खास बातचीत में एक बार फिर रमेश दलाल, राष्ट्रीय किसान नेता और राजनीतिक विश्लेषक। खास बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले हमारे साथ जुड़ के बातचीत की और उसमें इन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है अपनी सूची जारी करने वाले और उसमें जो संभावित नाम थे जो बिल्कुल तय माने जा रहे थे वो इन्होंने सबके सामने रखे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की सूची में दोबारा पेच फंस चुका है, चाहे उस पेच के कारण कुछ भी हो। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी है, गुटबाजी है, वो कांग्रेस को सूची जारी करने से रोक रही है। रमेश दलाल जी फिर खास बातचीत में है, चर्चा करेंगे एक एक करके सभी लोकसभा सीटों को लेकर कि किस सीट पर क्या समीकरण बैठ रहे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जो जानकारी दी थी वो इनकी 90% सटीक रही। 3 सीटों के बारे में जानकारी दी जिनमें से 2 प्रत्याशी जो है ज्यों के तो कांग्रेस की तरफ से उतारे गए। एक सीट चांदनी चौक पर थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला, लेकिन उदित राज और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। रमेश दलाल जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। नमस्कार आपके दर्शकों को, हरियाणा की जनता को, देश की जनता, सबको मेरा नमस्कार जी। सर आपकी जानकारी बड़ी स्टिक बैठी, 90% जो है आपने जो जानकारी दी थी वो बिल्कुल सही निकली। एक सीट पर बदलाव हुआ, हालांकि हरियाणा को लेकर जो जानकारी थी उसमें सूची में पेच फंस गया, अन्यथा वहां भी आपकी 80-90% जानकारी बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही थी। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं एक निष्पक्ष रूप से जी, मैं किसी गुट के साथ में नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दे रहा हूं। और दिल्ली की जो मैंने जानकारी 3 सीटों की दी थी वो तीनों नाम कहीं नहीं चल रहे थे जी। उसमें से एक सीट में इसलिए बदलाव हो गया कि उसकी जगह जो अलका लांबा की जगह जो अग्रवाल थे, इनके जो पूर्व सांसद थे जेपी अग्रवाल, उसको इन्होंने रिपीट कर दिया। और दिल्ली में पहली बार 7 सीटों में से जो गठबंधन की कोई भी महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन कन्हैया कुमार जिसका नाम कहीं पर यहाँ नहीं चल रहा था, कन्हैया कुमार हो गए। उसके बाद में उदित राज का नाम अम्बाड़ा से लिया जा रहा था, मैंने बताया कि नहीं, वो नॉर्थ वेस्ट जो सीट है दिल्ली की, जो रिजर्व सीट है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। चलो वो मामला निमट गया। अब हरियाणा की आप एक एक करके पूछ सकते हैं और मैं आपको सामाजिक और राजनीतिक और जो वर्षों की बात है, मैं इसको गुटबाजी नहीं कहूंगा, एक राजनीति में एक वर्ष होता है। और आप ये देखेंगे पहली बार एक अच्छी बात है कि कांग्रेस का माहौल ठीक लग रहा है। और कांग्रेस में जैसे अमेरिका में जो पार्टी या 2 पार्टियां, जब राष्ट्रपति के लिए पहले कैंडिडेट का पार्टी के अंदर चुनाव होता है जी, तो उसमें जो ना एक दूसरे पे ऐसे ही चलता है, तो वही कुछ हरियाणा में देखने को चल रहा है। एक तरफ जो है कुमारी बहन हमारी शैलजा जी है और दूसरी तरफ जो ना भूपेंद्र हुड्डा जी है, और तीसरी जो एंट्री है वो अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने अपनी ली है। तो इसमें कौन किस प्रकार से अपनी बात को रख रहा है और पार्टी क्या सोच रही है और सामाजिक जो परिस्थितियां वो क्या कह रही है, उन सब पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जी बिल्कुल। तो शुरुआत उन 2 सीटों से करते हैं। 2 सीट जो बिल्कुल तय मानी जा रही है, चाहे सिरसा की बात हो या फिर रोहतक की बात हो। सिरसा से कुमारी शैलजा का नाम चल रहा है, आपने भी कहीं ना कहीं सिरसा से कुमारी शैलजा का ही नाम बताया था, इसको कितना सही माने हम? देखिए, कुमारी शैलजा के ऊपर कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा कि वो जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसके बाद भी वो राज्यसभा की दौड़ में थी, उनको राज्यसभा नहीं मिल पाया था। तो अब उनको जो है ना लोकसभा सिरसा वो फाइनल है और भूपेंद्र हुड्डा या किसी की तरफ से उनका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनका कद जो है कांग्रेस में वो पहले से इतना ऊंचा है। और उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी केंद्रीय मंत्री रही है, कई बार सांसद रहे, और पूरा उनका जीवन जो है वो खेत खलियान से होकर के और राजनीति से गुजरता हुआ एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा हुआ। अब रही बात रोहतक की, जी, रोहतक में मैं रोकना चाहूंगा आपको एक बार। आपने जहां कुमारी शैलजा का जिक्र किया, 2 बार जो सिरसा सीट से सांसद रह चुकी, अंबाला से भी सांसद रह चुकी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लास्ट बार वो अंबाला से सांसद चुनी गई, तो आपको लगता है कि वहां से सिरसा आकर चुनाव लड़ना आसान रहेगा उनके लिए? देखिए, बिल्कुल उसके लिए मुश्किल नहीं है। आपको मैं एक बात बड़े एक अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। अब कांग्रेस का एक अच्छा माहौल हरियाणा में है जी, जो अच्छी टक्कर दे रहा है। उसको सिर्फ जो है ना आईएनएलडी एक जगह तिकोना बना रही है कुरुक्षेत्र में, जी, बाकी जगह सीधी फाइट है कांग्रेस और भाजपा।
तो इसलिए जो है सिरसा, जहां पर आंदोलन का सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिला है, वो जहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेस के चांस है, वो सिरसा, हिसार, सोनीपत, भिवानी, रोहतक, सबसे ज्यादा ये जो चांस है वो यहां पर है। तो इसलिए कुमारी शैलजा वहां से पहले सांसद भी, उसके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे, और वो सीट आज के दिन ऐसे उभर के आ रही है कि तंवर का विरोध भी हो रहा है किसानों की तरफ से। अब वहां वो चुनाव लड़ेगी, मजबूत है, लेकिन वहां एक जो छोटा मोटा जो खतरा है उनके लिए वो ये है कि आईएनएलडी कितनी वोट लेती है। यदि आईएनएलडी ने ज्यादा वोट ली तो फिर जो है ना तंवर को लाभ पहुंच सकता है, और आईएनएलडी जितनी कम वोट पे जाएगी उतनी कुमारी शैलजा ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए तो वो लगातार मना करती रही है कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरी इच्छा है विधानसभा चुनाव की। हालांकि वो अपने आप को सीएम दौड़ में भी सबसे आगे रख रही है, सबसे जो है प्राथमिकता दे रही है अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ऐसे में लगता है कि वो आराम से जो चुनाव लड़ लेंगे लोकसभा का। नहीं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है शैलजा जी ने कि पार्टी हाईकमान जो तय करेगा, और पार्टी हाईकमान उनको फिलहाल लड़ाना चाह रहा है। अभी विधानसभा चुनाव तो बाद में होंगे, तो शैलजा को पार्टी लड़ाना चाहिए और शैलजा चुनाव लड़ेंगी और वो उस सीट को निकाल सकते जी। चलो रोहतक की बात करते हैं। यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हुड्डा परिवार का नाम जरूर लेंगे कि हुड्डा परिवार से कोई हो सकता है, कोई ना कोई चेहरा। पहले भी ये चर्चा चलती रही कि दीपेंद्र हुड्डा की बजाय कोई नया चेहरा हुड्डा परिवार का अब की बार रोहतक लोकसभा सीट पर देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय इस बारे में? देखिए, जहां तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल है, वो पहले ही कह चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़नेंगे जी। और वो नहीं लड़ने का कारण भी है कि थोड़े दिन के बाद में विधानसभा चुनाव आना है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में बनाए रखे हुए हैं। और इसके अतिरिक्त यदि मान लो कल को वो चुनाव लड़ ले और यहां से रोहतक से जीत जाए, तो उनको सीएलपी का पद छोड़ना पड़ेगा, और सीएलपी का पद छोड़ना पड़ेगा तो नियम अनुसार कांग्रेस में या तो सीएलपी का लीडर या कांग्रेस का हरियाणा का अध्यक्ष वही टिकटों में एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो कभी भूपेंद्र हुड्डा यदि सांसद बन गए तो उनका जो वो मुकाम है वो गड़बड़ में जा सकता है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा जी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव लड़े, वो स्पष्ट भी कर चुके हैं, अब पार्टी भी उनको नहीं कह रही है। यानी कि वो तो भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ कट जाएंगे। नहीं, कटने की बात नहीं है, कटने के बाद तो पहले भी वो सांसद रहे, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय वो अध्यक्ष थे और आज अध्यक्ष नहीं सीएलपी लीडर है। तो सीएलपी लीडर का पद जब छोड़ना पड़ेगा तो सीएलपी लीडर और कांग्रेस का अध्यक्ष दो ही पद ऐसे हैं जिन पद को एक भूमिका होती है विधानसभा के चुनाव में टिकटों का जो कमेटी होती है वितरण करने की, तो इसलिए वो अपनी बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए नहीं लड़ रहे। अब जहां तक बात है परिवार से कौन लड़े, सबसे बढ़िया अच्छे ढंग से चुनाव लड़के और सीट निकालने की स्थिति में वहां पर दीपेंद्र हुड्डा, उनकी लोकप्रियता, उनका व्यवहार, उनका लोगों से जो मेल जोल, तो लेकिन उनका राज्यसभा का टर्म बचा हुआ है। अब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर यह भी एक बात उठती है कि लोकसभा का समय बचा हुआ है तो एक सीट तो जाएगी, मान लो रोहतक लोकसभा मिल गई तो फिर राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी। और आजकल पहले ही मोदी जी का बहुमत वो 2/3 बहुमत राज्यसभा में भी करना चाहते हैं, और आज के दिन यदि उपचुनाव जल्दी हुआ और जिसकी संभावना है तो आज के दिन तो बहुमत जो ना भाजपा का है। तो इसलिए लड़ना तो तय दीपेंद्र का है, लेकिन यदि राज्यसभा की कहीं कोई बात आई तो फिर हुड्डा साहब के परिवार से कोई और उम्मीदवार आपको देखने को मिलेगा। जी, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा के सामने एक राज्यसभा का पेच फंस सकता है, अन्यथा अगर राज्यसभा की कोई बात नहीं होती तो दीपेंद्र हुड्डा प्रत्याशी हो सकते थे। आज भी दीपेंद्र हुड्डा प्रत्याशी हो सकते हैं। एक संभावना मैंने बताई कि जहां कोई थोड़ी बहुत अड़चन है तो उनके राज्यसभा का जो समय बचा हुआ उसकी अड़चन। लेकिन ये तय है कि रोहतक सीट तो सीधे सीधे हुड्डा परिवार के खाते में ही जाने वाली। जाहिर सी बात है, बहुत सालों से उन्हीं का वहां पर काम रहा है, उन्हीं को लोग पसंद कर रहे हैं और ओबियसली उन्हीं में से कोई चुनाव लड़ेगा। जी, अब फरीदाबाद की बात करते हैं। जी, फरीदाबाद पे नाम है विजय प्रताप, जो कि महेंद्र प्रताप के बेटे हैं, उनका सुनने में आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक अड़ंगा लगा दिया है कि वो अपने रिश्तेदार कर्ण सिंह दलाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं वहां से, फरीदाबाद लोकसभा सीट से। देखिए,
एक बार गुड़गांव और झज्जर और फरीदाबाद तीनों को थोड़ा इकट्ठा कर लेंगे तो मुझे समझाने में आसानी कोई रहेगी। दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। क्या है कि फरीदाबाद में शुरू से कांग्रेस पार्टी एक गुज्जर उम्मीदवार को चुनाव लड़वाती रही जी। कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि कांग्रेस ने किसी गुज्जर उम्मीदवार को न लड़ा के वहां से मुस्लिम उम्मीदवार भी पहले हमने लड़ाए, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाए। लेकिन जब महेंद्र प्रताप को एक गुज्जर के नाम पे, क्योंकि सामाजिक समरसता की जब बात है सबको साथ लेके चलने की, तो गुज्जर उम्मीदवार के रूप में उनका नाम उभरता है। लेकिन वहां पर जाटों की अच्छी संख्या है और जाट में एक बार वहां पर बीजेपी ने रामचंद्र बेंदा को लड़ाया था जब बीजेपी संघर्ष में थी, तो उसका परिणाम इसलिए अच्छा निकला क्योंकि जाटों ने उसको एक मुश्त वोट दे दिया। तो भूपेंद्र हुड्डा और कर्ण दलाल का मानना है, और ये बात कुछ हद तक इसमें दम भी नजर आता है, कि वहां पर जो है जाट गोलबंद हो जाएंगे पूरे के पूरे और दूसरी बिरादरियों में से भी वोट मिलेगा। तो इसलिए जो ना कर्ण दलाल का वहां जो पैरवी है वो मजबूती से की जा रही है। लेकिन बात तो है कि यदि वहां से गुज्जर को उतारा जाए तो फिर कर्ण दलाल का मुश्किल होगा, और जब कर्ण दलाल और गुज्जर को नहीं उतारने की बात आती है तो वहां फिर एक पेच और आता है। वो है जो कई दिनों से एक नाम चल रहा है गुड़गांव से, राज बब्बर का। राज बब्बर पार्टी हाईकमान के, वो किसी हरियाणा के गुट के नहीं है। उनको यदि आप किसी भूपेंद्र हुड्डा के गुट में या शैलजा जी के गुट में जोड़ेंगे तो वो बात नहीं, वो पार्टी हाईकमान के वरिष्ठ नेता है, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो नेहरू गांधी परिवार के नजदीक रहे, तो उनका लड़ाने का इरादा पार्टी हाईकमान का है। यदि वो गुड़गांव से लड़ते हैं तो यादव सीट शिफ्ट होती है, फिर यादव को छोड़ना पड़ेगा यदि श्रुति चौधरी को लड़ाया जाता है तो। लेकिन यादव की वोट गुज्जर से भी ज्यादा प्रभावशाली कई विधानसभा में, यादव के बिना तो एक कैंडिडेट नहीं आया तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो यादव का टिकट तो नहीं काटा जा सकता। इस लड़ाई में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि गुड़गांव में जो राज बब्बर के लिए सबसे फिट बैठ रहा है, कभी राज बब्बर को फरीदाबाद में शिफ्ट कर दिया जाए और ने जो गुज्जर जो कैंडिडेट है उसको मिले और ने कर्ण दलाल को मिले, ये भी एक संभावना बन सकती। ये संभावना बनती है तो फिर श्रुति चौधरी का टिकट भी अपने आप ही हो गया। फिर जो भी यादव कैंडिडेट आएगा वो दो में से ही आएगा, एक कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव आज ओबीसी डिपार्टमेंट के एआईसीसी में बड़ा पद है, उसके चेयरमैन है, और उसके अतिरिक्त लालू यादव से उसकी रिश्तेदारी है। लालू यादव के परिवार का जब दबदबा रहेगा तो उनको टिकट मिलेगा। लेकिन उधर से जो भूपेंद्र हुड्डा है वो ये चाह रहे हैं कि जो टोटल जो सीट है उन दो को निकाल दीजिए, रोहतक को और अपना सिरसा को, तो 7 सीट में से भूपेंद्र हुड्डा कम से कम 4 सीट चाहते हैं और 3 से नीचे रोहतक से अलग वो किसी प्रकार का कोई समझौता करने के उसमें नहीं होंगे, क्योंकि उनको अपना भी देखना है। और दूसरी तरफ जो एसआर के गुट है वो भी चाहता है कि उनको ज्यादा सीट मिले। और ये उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले पार्टी के अंदर एक नेता के चुनाव के लिए एक अभियान चलता, वही समझो, इसको गुटबाजी नहीं कहे, पार्टी सबको एक कर लेगी, एक होकर के लड़ेंगे। ये तो एक आंतरिक संघर्ष है, कौन कहां से बाजी मार सकता। दलाल साहब, एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो कर्ण सिंह दलाल को फरीदाबाद में सेट करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ी रणनीति बनाई, यानी कि कर्ण सिंह दलाल को अगर टिकट दिलवानी है तो एक जाट नेता की टिकट कटवानी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर श्रुति चौधरी की टिकट पर है। वहां से जो है भूपेंद्र हुड्डा रावदान सिंह को प्रत्याशी बनवाकर एक जाट नेता की टिकट कटवाएंगे और फिर फरीदाबाद से जो है एक जाट नेता को, यानी कि अपने चहेते कर्ण सिंह दलाल को उतार देंगे। एक चर्चा ये भी चल रही है। ये जो आपने कहा सबसे बड़ा इस अभियान में जो अपने आप में एक संघर्ष चल रहा है कौन ज्यादा सीटें ले, उसमें पहली बार वो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के ऊपर ही आक्रमण कहीं ना कहीं होता है या उन्हीं की सीट को छीनने की बात होती है। कैसे? यदि मान लो फरीदाबाद में जाट कैंडिडेट दिया तो पार्टी 4 से ज्यादा तो लड़ाएगी नहीं और 3 भी कैंडिडेट लड़ा सकती है 10 में से। अब 4 लड़ाए तो इधर ही कोई सीट कम होगी। अब रोहतक की सीट ये हो गई, उसके बाद में बचा हिसार, सोनीपत और भिवानी। अब मान लो 3 सीट ही आपको लड़ानी है या 4 आपको लड़ानी थी, एक उधर चली गई और एक रोहतक चली गई, तो फिर तो जो भिवानी बच गई, सोनीपत बच गई और हिसार बच
गई तो 3 में से 4 भी आप लड़ाएंगे तो एक सीट ही तो जाट के पास जा पाएगी। तो उससे समीकरण में जब एक सामाजिक वो चलता है तो उसमें कहीं ना कहीं जाके खतरा टिकता है श्रुति चौधरी पर, क्योंकि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जो बंसीलाल की, देखो ये भी एक बात है कि एक बड़ी लेगेसी रही है, वहां पर उनका बहुत भारी प्रभाव है, लेकिन SRK गुट और भूपेंद्र हुड्डा ये दो जो सेंटर हैं, उन सेंटर में वो एक अग्रणी भूमिका में नहीं हो कि एक ग्रुप का हिस्सा आज के दिन है। अब उसको कितना बल मिलेगा ये एक जरूरी है कि आज शैलजा जी भी वो चाह रही हैं कि किरण चौधरी को टिकट मिले, रणदीप सुरजेवाला भी चाह रहा है किरण चौधरी को टिकट मिले, लेकिन राज बब्बर को एडजस्ट करने के लिए मान लो कर्ण दलाल वहां पर आ गए तो राज बब्बर जो है ना गुड़गांव में आ गए, राज बब्बर गुड़गांव में आ गए तो फिर श्रुति चौधरी पे गाज गिर सकती है। बिल्कुल। या फिर राज बब्बर को पार्टी को नाराज करना पड़े जिसको पार्टी चाहती है, तो मुझे लगता नहीं कि राज बब्बर को नाराज करेंगे। राज बब्बर या तो फरीदाबाद या गुड़गांव में से एक चेहरा अवश्य बनेंगे। अब उसमें से फरीदाबाद में किसी गुज्जर को टिकट नहीं मिलती या मान लो कर्ण दलाल का नुकसान होता है, और यदि गुड़गांव में आकर के वो लड़ते हैं राज बब्बर तो श्रुति चौधरी का नुकसान अवश्य होने की संभावना है, ये ऐसा मैं देख रहा हूं, जबकि मेरी उनके प्रति सहानुभूति भी है। लेकिन एक मैं तो समीकरण की बात बता रहा हूं कि पार्टी में किस ढंग से चर्चा हो रही है या हो सकती है। एक यहाँ बड़ा सवाल ये भी उठता है दलाल साहब की श्रुति चौधरी जो कि लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी हैं और सेम प्रत्याशी से, भाजपा के प्रत्याशी से चुनाव हार चुकी है धर्मवीर सिंह से, और पिछली बार की जीत भी बहुत बड़ी रही, मार्जिन जो 4.5 से 5 लाख के बीच में रहा जीत का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार 2 बार हारना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये बात खटक रही है श्रुति चौधरी की कि अगर तीसरी बार मौका देते हैं फिर सामने वही प्रत्याशी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं तीसरी बार भी हार का शिकार होना पड़ सकता है? ये देखिए, ये कोई पैमाना जरूरी नहीं होता टिकट काटने का, इस बात पे टिकट नहीं कटेगी जी। जो सामाजिक समरसता है कि राज बब्बर आया तो टिकट कटेगी, नहीं तो मैं आपको हरियाणा के कितने उदाहरण दे दूं कि बार बार जिनकी जमानत जब्त हुई उनको कांग्रेस ने फिर दोबारा से टिकट दिए, उन्हीं सीटों से दिए जमानत जब्त होने के बाद भी। अभी रणजीत सिंह ही ले लो, दूसरे ग्रुप में बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया, क्या हिसार लोकसभा से एक बार रणजीत सिंह जब कांग्रेस की टिकट पर लड़े तो अपनी जमानत नहीं गवा चुके? तो इनको कोई नहीं पूछता इन बातों को, वो तो हर चुनाव में एक नई बात उठती है। ऐसे तो जब चर्चा हुई थी सीईसी में तो कुलदीप शर्मा के बारे में भी कहा गया था। बिल्कुल। लेकिन कुलदीप शर्मा, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि आज जो भूपेंद्र हुड्डा जी का एक अपना जो हरियाणा में राजनीति करने का तरीका है, उनके साथ में हिसार से जयप्रकाश उनके मजबूत साथी हैं। उसके बाद में कर्ण दलाल उनके रिश्तेदार भी उनके मजबूत साथी हैं। उसके बाद में वरुण मुलाना, क्योंकि मुलाना साहब उनके बहुत करीब रहे, उनके वो अच्छे साथी है। रोहतक और सोनीपत सीट को अपना मानता ही फिर एक सीट रह गई है करनाल की, जहां पर वो कुलदीप शर्मा उनके एक मजबूत साथी हैं। इधर रावदान सिंह, तो जो कुल मिला के जो 5 चेहरे हैं भूपेंद्र हुड्डा को 5 रतन, उनमें से जब तक कोई मजबूरी में एक किसी का नुकसान हो जाए, जब तक 4 रतन इनमें से नहीं रहेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा को अपनी राजनीति में ये एक कमी खल सकती है। और दूसरी तरफ यदि आप बैलेंस में जाए तो वही शैलजा गुट की बात है, SRK गुट की बात है। उनमें अब मैं एक हिसार से एक चर्चा करूं, आदमपुर के रहे हैं भजनलाल परिवार, लेकिन जो भजनलाल के बेटे का जो कांग्रेस में नाम चलाया जा रहा है, अब वहां पर पहली बार 3 उम्मीदवार हैं, तो एक उम्मीदवार तो SRK गुट का है, वो चंद्रमोहन है, वीरेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह नहीं है, और दूसरा जो भूपेंद्र हुड्डा का वो जयप्रकाश है। और पार्टी चाहती है कि वहां ब्रजेंद्र को लड़ा दिया जाए। जब ब्रजेंद्र का कोई विरोध होता है तो कहते हैं वीरेंद्र सिंह को लड़ा दिया जाए। तो एक बात मान के चलो आप कि पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार देगी, तो उसमें उम्मीदवार देगी जो वीरेंद्र सिंह का कद है। वापस उन्होंने कांग्रेस में आए तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस उनकी अवहेलना कर सकती। सर यहाँ एक बड़ा सवाल है दलाल साहब, मैं रोकना चाहूंगा आपको। कल जो है जिस प्रकार देखा गया उचाना हलका जो वीरेंद्र सिंह का अपना खुद का पैतृक हलका है, तो कहीं ना कहीं वहां से विरोध स्वरूप किसान जो है दिल्ली पहुंचे, AICC के हेडक्वार्टर पे यानी कि कांग्रेस के मुख्यालय पे दिल्ली पहुंचते हैं, और
जो शीर्ष नेतृत्व उससे अपील करते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह के परिवार को या फिर ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट ना दी जाए, क्योंकि 5 साल इन्होंने भाजपा के सांसद के रूप में कार्यकाल अपना जो निकाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो संतुष्टजनक नहीं है उनसे किसी भी तरीके से, और ऐसे में कहीं ना कहीं विरोध देखा जा रहा है उनका। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस चीज के ऊपर भी मंथन करके कोई बदलाव कर सकती है? देखिए, इस प्रकार के जो विरोध हैं वे स्वाभाविक भी हैं जी जो भाई उचाना में जो आजाद पालवा सिक्किम वगैरह जो कर रहे हैं। जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वीरेंद्र सिंह की एक बहुत अच्छी फॉलोइंग है और उनकी जो पूरी जो हिस्ट्री है, जो सर छुटराम के परिवार से हैं, ऊंचा बड़ा कद रहा है और जिसका प्रभाव दूसरे प्रांतों में एक नाम लेने के लिए तो चलेगा ना जी कि भाजपा से ये आए, इनको टिकट मिला। तो उन सब बातों को देखते हुए उनकी नाराजगी के बावजूद, जो किसानों में एक गुट नाराजगी दिखा रहा है, उसके बावजूद भी वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलेगा। और टिकट मिलने के बाद उसके बाद किसको मनाना और ये करना वो उम्मीदवार के ऊपर भी होता है, पार्टी के ऊपर भी होता है और जनता भी करती है। जनता भी आपस में एक दूसरे को मनाती है। तो पहले बार मैं एक बता दूं, अब की बार उम्मीदवार से कोई भी आए, जैसे उदाहरण के रूप में सबसे ज्यादा तो वहां जेपी मेहनत कर रहा था, जयप्रकाश। उसने उपचुनाव में भी इसी बात के लिए वो आदमपुर से लड़ा कि भविष्य में उसको टिकट दिया जाए। तो उससे बड़ा झटका तो जेपी को लग रहा है। और भूपेंद्र उसमें क्या करेंगे और जेपी क्या करेंगे, ये भी एक बात देखने की है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हरियाणा में अब की बार छोड़ो कांग्रेस और बीजेपी की बात, अब की बार सीधा एक चुनाव है। वो चुनाव है जनता और मोदी, जनता और मोदी। इधर तो हरियाणा की जो जनता है, जो आंदोलन कर रही थी, वो नरेंद्र मोदी जी से खुद डायरेक्ट संघर्ष में है। उसमें बीजेपी का कोई अर्थ नहीं, उसमें किसी मुख्यमंत्री कोई पहले रहा हो या वाला, उसका कोई अर्थ नहीं। तो जब जनता चुनाव जहां पर लड़ती है, वह कैंडिडेट कोई भी आए, तो आप एक मान के चले कि जहां जहां आंदोलन का ज्यादा प्रभाव है, वहां पर हरियाणा की जनता ही चुनाव लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो वो एक दूसरे रूठे हुए को समझा भी लेगी, मना भी लेगी। अब तो देखना ही है कि टिकट किसको मिलती है। दलाल साहब, 3 सीटें बचती है। सोनीपत सीट की बात की जाए, चाहे अंबाला की बात है या फिर करनाल की बात हो, करनाल पर हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जो अपने मित्र, अपने परम मित्र कुलदीप शर्मा के बेटे के लिए प्रयासरत हैं। कहीं ना कहीं उनका एक प्रयास ये भी है कि अगर करनाल से किसी कारण के चलते नहीं मिल पाती है, तो चाणक्य पंडित को जो है सोनीपत में सेट किया जाए। एक ये चर्चा हमने सुनी है। तो तीनों सीटों का आप एक बार जल्दी जल्दी से पूरा आकलन बता दीजिए, कहां क्या मुहर लग सकती है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, पहली प्राथमिकता चाणक्य पंडित के लिए, कुलदीप शर्मा के बेटे के लिए करनाल जी। वो करनाल में किसी कारणवश से नहीं एडजस्ट हो पाए, तो कोशिश करेंगे हुड्डा साहब उनको सोनीपत से टिकट दिलवाने की। यानी कि ये सच्चाई है। जो तीसरा एक नाम चल रहा है ब्राह्मण में, सतपाल ब्रह्मचारी का, वो दूर तक भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं, मुझे कोई चांस उसका नजर नहीं आता। वहां से भी वो एक कई चुनाव आ रहे हैं, वो कैसे मीडिया में चल रहा है। लेकिन यदि करनाल में ब्राह्मण कैंडिडेट आता है तो सोनीपत में जाट कैंडिडेट ही आएगा। लेकिन एक मान के चले कि अभी तक सोनीपत पे कोई चर्चा नहीं हुई। 9 सीट में से 8 सीट पे ये चर्चा चल रही, सोनीपत को बिल्कुल पेंडिंग रखा हुआ कि सबसे बाद में देखेंगे जब सब टिकट बढ़ जाएंगे। इसलिए सोनीपत को आप एक तरफ रख करके चले। अभी वहां पर कोई ओपनिंग नहीं हुई है, किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए वो बात की बात है। चाहे सतपाल महाराज भी वापसी मारे, वो बात की बात। अब मैं बताता हूं अंबाला में क्योंकि शैलजा जी वहां से सांसद रही जी, और उनको अपने भी भविष्य की राजनीति देखनी, तो जहां सिरसा में उनका दबदबा रहा है पिताजी का और उनका सांसद रही, ऐसे उनका अंबाला में रहा है। अंबाला में वो चाहते हैं कि रेणु बाला को टिकट मिले जी, और ये वरुण मुलाना को चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा। अब लास्ट में क्या होगा, जब इन सीटों पे कहीं ना एडजस्टमेंट करवाई जाती है कि आपस में बांट लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो, तो उसके आधार पर इन दो में से एक कैंडिडेट आएगा। मुझे ज्यादा जो चांस जो नजर आ रहा है, क्योंकि शैलजा जो है वो औरों के लिए ज्यादा लड़ेगी, वो अंत में रेणु बाला के लिए इतना नहीं लड़ेगी, वो औरों के लिए ज्यादा लड़ेगी, क्योंकि औरों से उसको शक्ति मिलेगी। वो चंद्रमोहन के लिए लड़ेगी, वो श्रुति चौधरी के लिए लड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है ऐसे मुझे लगता है कि आखिरी उसमें राउंड में जो अभी तक भी नाम फाइनल है, वरुण मुलाना बाजी मार सकते जी। करनाल में अब यदि मान लो पंडित को टिकट नहीं दिया है, किसको टिकट देंगे? तो वहां पर यदि राज बब्बर को मिला तो पंजाबी कार्ड भी पूरा हो रहा है, सब कुछ बैकवर्ड का भी पूरा हो रहा है। लेकिन वहां पर कोई पंजाबी ऐसा उम्मीदवार मजबूत नहीं है, चाहे पानीपत का बुल्ले शाह हो या दूसरा हो, उनके सब सर्वे में ऐसा नहीं आया। फिर एक नाम चला जाती है
चला दिया जाता है वीरेंद्र राठौर का, मराठा। अच्छा है। हाँ, मराठा नहीं, वीरेंद्र राठौर, राजपूत भाई का। जी जी जी, वो राष्ट्रीय हाँ, तो कार्यकारिणी में। वो, हाँ, उनका नाम चला जाए, उनका नाम जब चलाया जाता है तो राजपूत होगी इतनी एक बड़ी संख्या नहीं है जितनी रोड की है। अब क्योंकि वीरेंद्र मराठा तो दूसरी पार्टी में, एनसीपी में, वो सीट एनसीपी को दी जाती तो अब तक तो घोषणा हो जाती। तो वो सीट जो है यदि ब्राह्मण को ही मुझे लगता है कि दी जाएगी, और ब्राह्मण क्योंकि वहां से पहले से सांसद रहा भी है और चिरंजी लाल जी भी कई बार रहे, तो अंत में जाकर के ये चाणक्य पंडित को टिकट मिल ही जाएगी जी, ऐसी इसकी प्रबल संभावना। चलो दलाल अब साहब। बात जी, अब एक एक और बड़ी जो आप बात। कह रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अब जो चर्चा सबसे बड़ी आखिरी सवाल जो बनता है वो यही है कि लगातार पेच फंसा हुआ है, सूची जारी नहीं हो रही, देरी बहुत ज्यादा हो चुकी है पहले ही इस सूची जारी करने के मैटर में। और अब जो है 2 बार मीटिंग हो चुकी, सीईसी की बैठक हो चुकी, लेकिन उसको भी जो है दोनों बार स्थगित कर दिया गया। कोई सहमति नहीं बन पाई, चाहे हुड्डा की बात हो, चाहे शैलजा की बात हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला भी वहां पर है। तो ऐसे में क्या लगता है कब तक जो ये सूची जारी की जा सकती है? देखिए, सूची 2 बार आएगी हरियाणा की। एक बार नाम आएंगे 5 5। या 6, जी और 3 नाम आएंगे बाद में। जी 5 या 6 पहली सूची में आएंगे। अब अगली जो सूची है, बीच में एक सूची आ भी गई, तो मुझे लगता है कि 26 तारीख के बाद जाएगी। 26 तारीख को जो वेणुगोपाल है संगठन महामंत्री, जो पूरे मामले को देख रहे हैं, जी उनका चुनाव केरला से खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी का भी हो जाएगा। उसके बाद नेहरू गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली पे ध्यान देगा, तो अभी बीच में उनकी व्यवस्था बढ़ जाएगी। तो यदि 2-3 दिन में कोई सूची निकलती है तो 5 और 6 उम्मीदवार की निकलेगी। उसके बाद 3 और 4 की दूसरी सूची जो है वो 26 के बाद जाएगी, क्योंकि अभी नामांकन हरियाणा का बहुत दूर है। और जहां कांग्रेस पार्टी को एक अच्छे ढंग से पता है कि अब की बार हरियाणा की जनता भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जी तो यहां उम्मीदवार देर सवेर आने से कोई भारी नुकसान होने वाला नहीं है। ये भी आप समझ लें, चाहे कितना भी लास्ट समय, जब नामांकन का समय बचा हो 1 या 2 दिन, जब भी टिकट दे दिया जाता है तो भी चुनाव उठेगा, क्योंकि हरियाणा में हरियाणा की जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है। ये और किसी प्रांत में नहीं हो रहा, पूरा एक प्रांत में ये माहौल देखने को मिला। मैं पूरे देश में फीडबैक लेता हूं क्योंकि पूरे देश में मेरे वर्कर है। अब सबसे बड़ा जो जनता का जो महासंग्राम है भाजपा के खिलाफ, वो अलग बात है कि उसमें से जीतेगा कौन, उस पर जब टिकट बढ़ जाएंगे, आप मेरे चर्चा करेंगे तो मैं जरूर अपने विचार रखूंगा। लेकिन पहली बार हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है, उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे। रोहतक में भी दीपेंद्र चेहरा जनता लड़ रही है, हिसार में भी जनता लड़ने के लिए तैयार है, जयप्रकाश आ जाए, ब्रजेंद्र, वीरेंद्र सिंह या चंद्रमोहन, कोई भी आ जाए, सब जगह यह हाल है। तो जहां जनता चुनाव लड़े तो वहां देरी से कोई नुकसान पार्टी को नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरी सूची 26 तारीख के बाद आएगी। तो रमेश दलाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े, एक बार फिर आज आप। सबको नमस्कार। और एक मैं बात अंत में कहना चाहता हूं कि पहली बार कांग्रेस पार्टी में सबका जो ग्रुप का मंथन लिया जा रहा है, ये पहले भी 1-2 बार हुआ है। जब कोई, जैसे भजनलाल एक समय ने, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष ने, सीएलपी के लीडर थे, 2 ही बैठते टिकटों में, तो उनको बैठाया गया था। इसी प्रकार से पहली बार रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जी को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। तो एक बात आप ये मान के चलें कि टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस पार्टी संयुक्त रूप से इस अभियान में जोर शोर से उतरेगी, और जनता तो पहले उतरी हुई है। तो अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसको जबरदस्त संघर्ष का सामना, जबरदस्त चुनौती हरियाणा में मिलने वाली है। यानी कि चुनाव आसान नहीं होने वाला है। जहां तक एक 10वीं सीट है, मैं ये बता दूं, मैं इसका आकलन आज ही देता हूं कि वहां पर जो कैंडिडेट है अभय चौटाला जी, उसने तिकोनी फाइट बना दी। जी बिल्कुल। बाकी कई जगह तिकोनी फाइट अभी तक नहीं हुई, नहीं है और संभावना नहीं है। लेकिन एक थोड़ी संभावना, थोड़ी सी, कोई कैंडिडेट में उल्टा सुल्टा आ गया तो भिवानी में बन सकती है, नहीं तो कहीं भी तिकोनी फाइट नहीं है। और तिकोनी फाइट जो है थोड़ी देखने को मिलेगी आपको तो सिरसा में। सिरसा में ज्यादा वोट यदि आईएनएलडी लेगी तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे अंत में लगता है कि ज्यादा वोट आईएनएलडी नहीं लेगी। लोग जो है परिवर्तन यदि चाहेंगे तो कुमारी शैलजा को भारी बहुमत से वो जिता सकते। जी, थैंक यू दुलाल साहब, बात तो मेरी सबको नमस्कार।
तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ रमेश दलाल, राष्ट्रीय किसान नेता और राजनीतिक विश्लेषक, खास बातचीत में जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं ये नहीं कहेंगे कांग्रेस से ही जुड़े रहते हैं, लेकिन हर दल के साथ जो है इनके अपने अच्छे संबंध है। तो खास बातचीत की कांग्रेस की जो सूची हो सकती है संभावित, उसको लेकर जो संभावनाएं चल रही थी, हर संभावना पर हमने चर्चा की। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।